आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था हमने। समझ में आया? औसत वेग क्या होता है, रासायनिक तात्क्षणिक वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है और उनमें रस समीकरणीय संबंध क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अणु संख्याता क्या होती है और आणविक अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ठीक है ना? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है ना? क्या मतलब है इसका? जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है A+B=C, या ऐसी हम कहें उत्पाद बन रहा है। ठीक है ना? तो यह हम अभिकारकों की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो उत्पाद ज़्यादा बनेगा, और अभिकारकों की सांद्रता कम कर देंगे तो उत्पाद भी कम हो जाएगा। यानी कम और ज़्यादा बनने का मतलब क्या? वो अभिक्रिया की दर हो गई। तो अभिकारकों की सांद्रता अगर उच्च होगी तो अभिक्रिया का वेग भी उच्च होगा। अगर सांद्रता को कम कर देंगे तो इनका वेग भी कम हो जाएगा। समझ में आ गई ना? तो देखो क्या हुआ, अभिकारकों की सांद्रता समानुपाती होती है रासायनिक अभिक्रिया के वेग के। अभिकारकों की सांद्रता उच्च होगी तो अभिक्रिया का वेग भी उच्च होगा। ठीक है ना? दूसरा देखिए, अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति का मतलब है कि अभिकारक आयनिक प्रकृति के हैं या सहसंयोजी प्रकृति के हैं, या हम कहें कि अभिकारक ध्रुवीय हैं या अध्रुवीय हैं। ठीक है ना? अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, आयनिक अभिक्रियाओं के मध्य, अभिकारकों के मध्य होने वाली अभिक्रिया आयनिक प्रकृति की होती है, वो तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। जबकि आणविक अभिक्रियाएं जो होती हैं, या कि अध्रुवीय अणुओं के बीच में या सहसंयोजी यौगिकों के बीच में होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, वो धीमी गति से संपन्न होती हैं। ठीक है ना? तो अगर आयनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं हैं तो अभिक्रियाएं तीव्र वेग से होंगी, और अगर अभिकारक सहसंयोजी प्रकृति की हैं तो उनकी अभिक्रियाएं मंद वेग से संपन्न होती है। ठीक है ना? अगला कारक है अपना विलायक। विलायक का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अभिक्रियाओं में। विलायक दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब होता है जिसमें आंशिक आवेश उत्पन्न है, और अध्रुवीय का मतलब इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है। तो जिसमें पहले से आंशिक आवेश होते हैं, जब उसमें कोई विलयक घुलेगा तो उसको भी आवेशित कर देगा, यानी उसको आयनिक प्रकृति में बदल देगा। तो जब आयनिक प्रकृति में बदल जाएगा तो उसकी अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होगी। यानी कि ध्रुवीय विलायक जैसे जल में होने वाली अभिक्रियाएं तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों जैसे कि कार्बनिक विलायक, कौन कौन से? कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, केरोसिन, पेट्रोल, ये जो भी है ना, ये सारे कार्बनिक विलायक कहलाते हैं। इनमें होने वाली अभिक्रिया हमेशा धीमी गति से संपन्न होती हैं, क्योंकि ये आणविक प्रकृति की होती हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो भी विलेय के अणु या अभिकारक के अणु हैं, वो आपस में उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कितना स्थान घेरते हैं। ठीक है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो हमेशा अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जैसे छोटी सी चीज़ हम कहें कि हमें पानी में चीनी घोलनी है, ठीक है, पानी में नमक घोलना है। एक तो पानी में हम नमक घोल रहे हैं, उसके मोटे मोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना, उसको घोलें। एक दूसरा, हम उतना ही नमक बारीक पीस लिया हमने, फिर उसको पानी में घोल रहे हैं। तो अब मोटी डली जल्दी घुलेगी या बारीक पिसा हुआ नमक जल्दी घुलेगा? ऑब्वियसली पिसा हुआ नमक जल्दी घुलेगा। तो जल्दी घुलेगा, जल्दी घुलेगा मीन्स अभिक्रिया का वेग तेज हो गया, है ना? तो अभिकारकों को हम बजाय उनके क्रिस्टल रूपों की, अगर उनको चूर्ण रूप में लें, पाउडर्ड फॉर्म में अगर हम उनको यूज़ करें, तो उनकी अभिक्रिया की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो अभिकारकों के क्रिस्टल रूप की अपेक्षा चूर्ण रूप में प्रयोग लेने पर उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फलस्वरूप उनकी अभिक्रियाएं तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, अर्थात आर यानी अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के। समझ में आ गई चीज़? ठीक है। नेक्स्ट जो कारक है वो है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? देखिए, टेम्परेचर के आधार पर अभिक्रियाएं वास्तव में तीन प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी और ताप निरपेक्ष। ताप निरपेक्ष अभिक्रियाओं का मतलब होता है जिन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर ऐसी अभिक्रियाएं बहुत कम हैं। ठीक है ना? तो ज़्यादातर अभिक्रियाएं या तो ऊष्माशोषी होती हैं या ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है? जो स्वयं ऊष्मा को निष्कासित करती हैं। ठीक है? और ऊष्मा निष्कासित हो रही है, इसका कैसे पता चलता है हमें? ताप के द्वारा, कि जहाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही होगी वहाँ पर ताप अपने आप बढ़ जाता है। तो जहाँ पर ताप अपने आप बढ़ रहा है,
है ना, वहाँ हमें ताप को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उस काम को हम कर दें तो इफेक्ट नेगेटिव ही होना है, ठीक है। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को, ताप को अगर उच्च किया जाए तो उनका वेग निम्न हो जाता है, ठीक है ना। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ताप में वृद्धि करने पर उनके वेग में कमी आ जाएगी। लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का मतलब ऊष्मा का अवशोषण कर रही हैं, उनको और ताप मिल जाएगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती चली जाएंगी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का ताप जब बढ़ाया जाता है तो उनका वेग भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गई। लेकिन ज़्यादातर अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें कितने ताप बढ़ाने पर कितना वेग बढ़े उसके लिए एक वर्ड दिया गया है, ताप गुणांक। ये क्या होता है कि अभिक्रियाओं का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक हो जाता है। इसे ताप गुणांक कहते हैं। यानी ताप गुणांक क्या हो गया, के T+10, के अभिक्रिया का वेग है ये, T+10 ताप पर बटे के टी यानी टी ताप पर, ये लगभग बराबर होगा 2 से 3 गुना, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज़। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी अभिक्रिया का ताप हम 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ा दें तो उस अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसे ही हम ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है ना। ताप का प्रभाव समझ में आ गया। ऊष्माक्षेपी का ताप बढ़ाएंगे तो वेग कम हो जाएगा, जबकि ऊष्माशोषी का ताप बढ़ाएंगे तो वेग भी बढ़ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो अपना है दाब का प्रभाव। दाब भी बिल्कुल ताप की तरह अभिक्रियाओं को 3 तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है ना। वो किस आधार पर करता है, वो डेल्टा एन के आधार पर करता है। डेल्टा एन क्या चीज़ है, डेल्टा एन का मतलब है उत्पाद के या अभिकारक के मूलों की संख्या का अंतर, ठीक है ना। जैसे देखो अपने तीनों प्रकार की अपनी 11वीं में पढ़ी हैं, वो क्या पढ़ा है हमने, एक अभिक्रिया पढ़ी है PCl5 गर्म करने पर परिवर्तित होता है PCl3 और Cl2 में, है ना। यहाँ पर अभिकारक के मोल कितने हैं, 1, और उत्पाद के मोल कितने हैं, 2। तो डेल्टा एन कैसे निकाला जाता है, डेल्टा एन निकाला जाता है उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या। तो उत्पाद के मोल कितने हैं यहाँ, 2, अभिकारक के मोल कितने हैं, 1, आंसर कितना आ गया, 1। तो डेल्टा एन का मान क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, ठीक है ना। एक अभिक्रिया आपने पढ़ी है N2 + 3H2 = 2NH3। यहाँ अभिकारकों के मोल कितने हैं, 1 + 3, उत्पाद के मोल कितने हैं, 2, ठीक है ना। तो डेल्टा एन क्या हो गया, एन उत्पाद माइनस एन अभिकारक। तो उत्पाद के मोल तो हैं 2, अभिकारक के मोल हैं 4, आंसर आ गया -2। यानी डेल्टा एन का मान कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक अभिक्रिया आपने पढ़ी है H2 + I2 = 2HI। यहाँ अभिकारक के मोल कितने हैं, 2, उत्पाद के मोल कितने हैं, 2। तो डेल्टा एन क्या हो गया, उत्पाद माइनस अभिकारक, यानी कि 2 - 2 कितना आ गया, 0। तो डेल्टा एन के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो वे जिनके लिए डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होता है, दूसरी वे जिनके लिए डेल्टा एन का मान नेगेटिव होता है, और तीसरी वे जिनके लिए डेल्टा एन का मान 0 होता है, ठीक है ना। इन सभी अभिक्रियाओं में ताप का प्रभाव भी अलग अलग होता है। देखिए अब यहाँ इसमें देखते हैं, इस अभिक्रिया में देखें आप लिखिए हमको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। इस अभिक्रिया में अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये आपस में पास पास आएंगे, और ये आपस में पास पास आएंगे तो विपरीत दिशा में जाने लगेंगे। अभिक्रिया कौन सी दिशा में थी, ये वाली थी, लेकिन दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया विपरीत दिशा में आ रही है। यानी विपरीत दिशा में आने का मतलब क्या हो गया, अगर अभिक्रिया का वेग कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ डेल्टा एन का मान पॉजिटिव है ना, वहाँ पर P को अगर बढ़ाते हैं तो वेग के मान में कमी आ जाती है, ठीक है ना। समझ में आ गई ना चीज़, ठीक है। देखिए कैसे कि जहाँ डेल्टा एन का मान पॉजिटिव है वहाँ अगर P को बढ़ाते हैं तो R यानी वेग के मान में कमी आ जाती है, ठीक है ना। दूसरा उल्टा हो गया, डेल्टा एन का मान नेगेटिव, जैसे भी अमोनिया के लिए कि देखा था हमने, डेल्टा एन का मान नेगेटिव है। यहाँ अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो इस पास आएंगे, ये पास आएंगे तो उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, यानी दाब बढ़ाएंगे तो वेग भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखिए दाब बढ़ाएंगे तो वेग भी बढ़ता
जाएगा। लेकिन जिनके लिए डेल्टा एन का मान 0 है यानी मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। दाब को बढ़ाएं तो वेग अप्रभावित रहेगा, दाब को घटाएं तो भी वेग अप्रभावित ही रहता है। क्लियर ये चीज़। अगला जो कारक है वो है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक तो नाम से ही मैं बताया, उत्प्रेरक का मतलब ही होता है कि वह रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे या बढ़ा दे और स्वयं अपरिवर्तित रहे। तो सीधी सी बात है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग कई गुना तक बढ़ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अभिक्रिया इतनी धीमे वेग से संपन्न होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हो ही नहीं रही, लेकिन जैसे उत्प्रेरक लगाते हैं तो अभिक्रिया इतनी तेजी से संपन्न हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि बिना उत्प्रेरक के तो ये अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया को एक नया पथ प्रदान किया जाता है जिसमें अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। अब ये सक्रियण ऊर्जा क्या चीज़ है, देखो इसको समझें हम एक ग्राफ से। ये हम एक ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ में ये ऊर्जा है और यहाँ पर हम अभिकारक से उत्पाद की अभिक्रिया को देखते हैं, ठीक है ना। पहले ये अभिकारक हैं और यहाँ मान लीजिए उत्पाद की ऊर्जा है, ठीक है ना। तो जब अभिकारक हैं, अभिकारक को उत्पाद में जाना है तो उसके लिए हमें एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यहाँ पर होते होते ये इस तरीके से उत्पाद में बदल जाते हैं। ये तो उत्पाद है और ये अभिकारक है। तो अभिकारक को जब उत्पाद में बदलना है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ऐसी पहाड़ी की तरह हुआ कि हम इस पहाड़ी की इस तरफ हैं, हमें पहाड़ी की उस तरफ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पहाड़ी को चढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब अभिकारक को उत्पाद में जाना है तो पहले कम से कम इतनी ऊर्जा तो लेनी ही पड़ेगी। तो ये वाला जो ऊर्जा अंतराल है कि जहाँ तक हमें पहुँचना है और जहाँ पर हम हैं, ये जो ऊर्जा अंतराल है, इस ऊर्जा अंतराल को हम EA यानी कि सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद में अगर हमें बदलना है तो हमें यहाँ तक की ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, और ये ऊर्जा ले लेंगे हम तो हम आसानी से उत्पाद में बदल सकते हैं। लेकिन जब हम उत्प्रेरक लगा देते हैं तो उत्प्रेरक क्या करता है, हमें एक नया रास्ता देता है। मान लीजिए वो रास्ता ये है, इस रास्ते में क्या है, वो हमें यहाँ तक चढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक चढ़ना है मतलब हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ ये जो अतिरिक्त ऊर्जा अंतराल है इसको हम EA डैश से अगर हम प्रदर्शित करें तो इसका मान पहले से बहुत कम हो गया, ठीक है। छोटी सी बात है, हम इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़कर फिर यहाँ उतरते और अब यहीं तक चढ़कर उतरना पड़ रहा है, तो ये काम इजी हो गया ना, यानी आसानी से हो गया। आसानी से हो गया तो तेजी से होगा, ठीक है ना। तो इस ऊर्जा अंतराल को हम जो सक्रियण ऊर्जा कह रहे हैं, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस सक्रियण ऊर्जा का मान पहले से बहुत कम हो जाता है, और बहुत कम हो जाता है तो अभिक्रिया उच्च वेग से या तीव्र वेग से संपन्न होने लगती है, ठीक है ना। अगला जो कारक है वो है विकिरण की उपस्थिति। विकिरण यानी रेडिएशन, वो सूर्य का प्रकाश भी हो सकता है या कोई UV लाइट भी हो सकती है या इंफ्रारेड प्रकाश भी हो सकता है। कुछ अभिक्रियाएं इतनी मंद वेग से संपन्न होती हैं कि हमें ऐसा लगता है वो हो ही नहीं, लेकिन जैसे ही कोई विशेष विकिरण उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए तो उनका वेग बहुत तीव्र वेग से बहुत तीव्र गति से होने लगता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, हम ये कहते हैं प्रकाश संश्लेषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रकाश जब नहीं होता तब भी होता है, लेकिन उसका वेग इतना कम होता है कि हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है इसमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु 1:1 में यानी कि 6 मोल यहाँ काम में ले रहे हैं। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं यहाँ, एक तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, और HNU यानी कि सूर्य का प्रकाश, और यहाँ बन जाता है ग्लूकोज यानी C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। इसमें अगर ये HNU नहीं हो तो इसका वेग इतना कम हो जाएगा कि हमें लगेगा कि ये अभिक्रिया हो ही नहीं रही। उसी प्रकार से HCl का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कि जब H2 और Cl2 आपस में अभिक्रिया करके HCl बनाते हैं तो इनके लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो अभिक्रिया इतनी कम गति से होती है कि हमें ऐसा लगता है कि अभिक्रिया हो ही नहीं रही, यानी कि जो अति मंद अभिक्रियाएं थीं वो विकिरण की उपस्थिति में तीव्र अभिक्रियाओं में परिवर्तित हो गई, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज़, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ देखते हैं हम, अणु संख्यता। अणु संख्यता, मॉलिक्यूलरिटी। अणु संख्यता का मतलब अणुओं की संख्या, ठीक है ना। तो अणुओं की संख्या का मतलब यहाँ क्या हुआ कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में
अभिकारकों के मोलों की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की अणु संख्यता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जैसे हमने लिखा कि कोई अभिक्रिया है A + B = उत्पाद, इसमें N और M इनकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, ठीक है ना। तो इन स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगी इस अभिक्रिया की अणु संख्यता, ठीक है ना। जैसे N2 + 3H2 = 2NH3, इसमें कुल अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4। PCl5 = PCl3 + Cl2, उत्पाद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल अभिकारक के मूलों की संख्या कितनी है, कितने मूल है इसमें? 1। तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 1। इन्हें हम कहेंगे एक आणुक अभिक्रियाएं, एक ही अणु है ना, इसलिए एक आणुक अभिक्रियाएं। इसमें देखो ये है एस्टर का जल अपघटन। एस्टर के जल अपघटन में एथिल एसीटेट यानी CH3COC2H5 + H2O = H+ in the presence of H+ CH3COH यानी एसिटिक अम्ल और C2H5OH यानी कि एथेनॉल। इसकी अणु संख्या कितनी दिख रही है हमको? 2। तो इनको हम कहते हैं द्विअणुक अभिक्रियाएं। इसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl का जो निर्माण है ये भी एक द्विअणुक अभिक्रिया है, क्योंकि एक अणु H2 का और एक अणु Cl2 का यहाँ दिखाई हमें दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण ये NO की उपस्थिति में हो सकता है या V2O5 की उपस्थिति में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यह इस अभिक्रिया में जो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु और 1 अणु ऑक्सीजन का काम में आ रहा है। इसका मतलब इसमें 3 अणु है, तो इसे हम कहेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया। 3 अणु काम में आ रहा है ना, इसलिए, ठीक है। ये देखिए अमोनियम नाइट्राइट यानी कि NH4NO2, इसका ताप अपघटन हो रहा है, गर्म करने पर अपघटित हो जाता है ये, ठीक है ना। तो N2 निकल जाती है और पानी के अणु निकल जाते हैं। तो एक अणु ताप का अपघटित होकर एक N2 और 2 H2O बना रहा है, तो केवल एक अणु काम में आ रहा है यहाँ। तो ये अणु संख्या कितनी हो गई? 1, यानी कि अभिक्रिया कैसी हो गई? एक आणुक अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2NO + O2 = 2NO2, ठीक है। इसमें कितने अणु दिखाई दे रहे हैं हमें? 2 तो NO के नाइट्रिक ऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन का, तो इसकी अणु संख्या कितनी हो गई? 3। तो ये कैसा अणु बन गया? ये बन गया त्रिअणुक अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है ना। समझ में आ गई? एक आणुक अभिक्रिया मतलब जिनकी अणु संख्या 1 हो, द्विअणुक अभिक्रियाएं मतलब जिनकी अणु संख्या 2 हो, त्रिअणुक अभिक्रियाएं मतलब जिनकी अणु संख्या 3 हो, ठीक है ना। और ये अणु संख्या हमने ज्ञात कैसे की है? इस अणु संख्या को ज्ञात करने का सीधा सीधा फंडा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें और उस संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हैं या हम कहें कि मोलों की संख्या हैं, उनको आपस में जोड़ दें, हमें अणु संख्याता प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अणु संख्याता जो हम ज्ञात कर रहे हैं वो 100% एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी एक सैद्धांतिक मान है, और ये सैद्धांतिक मान कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? अणु संख्याता का मान 0 होने का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ अभिकारकों की संख्या 0 है, और जब अभिकारकों की संख्या 0 हो गई यानी अभिकारक है ही नहीं, तो जब अभिकारक ही नहीं है तो अभिक्रिया संपन्न कैसे होगी? समझ में आ गई ना चीज, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये अभिक्रिया की अणु संख्याता कभी भी 0 नहीं हो सकती। दूसरी बात, अभिक्रिया की अणु संख्याता कभी ऋणात्मक भी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होने का मतलब क्या है? अभिकारक नहीं से भी नीचे चले गए, जबकि बिना अभिकारक के कोई अभिक्रिया संभव नहीं है। तो अभिकारक अगर है तो उसका कम से कम मान 1 तो होगा ही होगा, तो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तीसरी चीज ये कि अणु संख्याता का मान कभी भिन्नांक के रूप में भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इनके आगे कभी 1/2 या 3/4 या 1/8 नहीं लिखा जाता। संतुलित रासायनिक समीकरण में हमेशा पूर्णांक ही लिखे जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है इसको H2 + Cl2 = HCl, तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ कि ½ H2 + ½ Cl2 = HCl, तो ये एक संतुलित समीकरण नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। ये समीकरण जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हैं ये हमेशा पूर्णांक के रूप में होते हैं, और पूर्णांक के रूप में होते हैं तो अणु संख्याता भी हमेशा पूर्णांक के रूप में ही होती है, ठीक है। तो अणु संख्याता एक सैद्धांतिक मान है जो ना कभी 0 हो सकता है, ना कभी भिन्नांक हो सकता है, और ना ही इसका मान ऋणात्मक हो सकता है,
ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, भिन्नांक नहीं हो सकती, सीधे सीधे संतुलित रासायनिक समीकरण से ज्ञात हो जाती है। ठीक है, और एक विशेष बात यहाँ ये भी है कि अणु संख्यता के मान की सहायता से हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये जो अभिक्रिया है सामान्य रूप से सरल प्रकार से हो रही है या जटिल प्रकार से हो रही है। ठीक है, थैंक यू।